दोस्तों, अगर आपको अपनी नौकरी और शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखना है तो सत्ता और बड़े बिजनेस हितों के विरुद्ध फैसले देने से बचें। उनके साथ सहयोग करते रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं तो आपकी जिंदगी में उथल पुथल आ सकती है। ये बात जानने समझने वाले सभी को पता है, फिर भी कुछ न्यायाधीश साहब कभी कभी साहस दिखा देते हैं, ईमानदारी के फैसले सुना देते हैं और फिर उनकी हालत खराब हो जाती है। आज के दौर में न्यायपालिका की स्थिति कमजोर हो गई है और इसमें न्यायपालिका का अपना भी योगदान है। सत्ता पक्ष जो कर रहा है उसमें न्यायपालिका उनका साथ दे रही है। शायद ही कभी इतिहास में सत्ता और न्यायपालिका का इतना गठजोड़ देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार गुप्ता का मामला लें। जब उन्होंने एक बड़े बिजनेस समूह अडानी के कामकाज में अनियमितताओं को उजागर किया तो उन्हें अपने पद से हटा दिया गया। उनके साथ क्या हुआ, ये आसान भाषा में समझते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के समय में न्यायाधीशों की हैसियत थानेदार से भी कम हो गई लगती है। इसके अलावा केरल से एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है जो बता रही है कि हर हर मोदी घर घर मोदी करने के बाद अब घर घर आरएसएस को घुसाने का प्रयास भी चालू हो गया है। अच्छा, यदि आपसे कोई कहे कि अगर आपके घर में शादी का कार्यक्रम हो रहा है, कोई जन्मदिन का कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आरएसएस वाला गीत गाना जरूरी है और नहीं गाएंगे तो आपको सजा मिलेगी, तब आप क्या कहेंगे? लग रहा होगा ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी देखिए और भविष्य में इन चीजों के लिए तैयार रहिए। उधर यूपी पुलिस ने अपने भगवाकरण का नया नमूना पेश किया है और अब उसे लेकर यूपी पुलिस के अधिकारी आपस में तू तू मैं करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, एक बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विवाद शुरू हो गया। वैसे आपको याद दिला दे, बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़की है और चुन चुन करके सत्ता के चाटुकार चैनलों, मीडिया संस्थानों की बिल्डिंगों में आग लगाई गई है। अब सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका की बर्बादी का नजारा देखिए। अक्सर लोग आश्चर्य जताते हैं कि अमेरिका की अदालत बार बार नोटिस भेजती है और भारत सरकार वो नोटिस अडानी सेठ और उनके परिवार के पास नहीं पहुंचाती है। सवाल यह भी होता है कि सेबी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने सेठ के मामले में बहुत अजीब रवैया अपनाया है। यदि आप इन चीजों को देखकर चौंकते हैं तो आज के बाद नहीं चौंकेंगे, क्योंकि जब से सेठ की कंपनी के खिलाफ फैसला देने वाले जज को उसी दिन ट्रांसफर किया जा सकता है तो फिर बचा ही क्या रह जाता है। दरअसल साल 2007 में कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के सहदेव में स्थित एक कोयला ब्लॉक को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड को आवंटित किया था, जो कि राजस्थान की सरकारी कंपनी है। लेकिन कंपनी ने अडानी ग्रुप के साथ काम करने का फैसला किया। क्यों किया गया होगा आप जानते हैं, और इसमें अडानी ग्रुप को 74% की हिस्सेदारी दी गई और खनन कार्यों को उससे आउटसोर्स कर दिया गया। अब इनके बीच जो अनुबंध हुआ था वो ये था कि छत्तीसगढ़ से निकाले गए कोयले को रेलवे द्वारा राजस्थान ले जाना था और इसके लिए अडानी के नेतृत्व वाले संयुक्त उद्यम को कोयले की खदान और मुख्य रेलवे कॉरिडोर से जोड़ने के लिए रेलवे साइडिंग ट्रैक का निर्माण कराना था, यानी खदान से लेकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना था। खनन का काम साल 2013 में शुरू हुआ, लेकिन रेलवे साइडिंग का निर्माण कई साल बाद तक नहीं हुआ। दोनों कंपनियों ने साइडिंग बनने तक कोयले को खदान से रेलवे स्टेशन तक सड़क मार्ग से पहुंचाने के लिए एक परिवहन एजेंसी को नियुक्त किया, यानी रेलवे साइडिंग बिछाकर उससे कोयला ढोना था। मगर इन लोगों ने अपनी मर्जी से अपनी सुविधा अनुसार सड़क परिवहन से कोयले की ढुलाई शुरू कर दी, जबकि अनुबंध में कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं था। सड़क परिवहन का कोई उल्लेख नहीं था। और फिर हुआ ये कि अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने सड़क से ढुलाई का जो खर्चा आया उसका भुगतान राजस्थान की कंपनी से करवाया, यानी सरकार कंपनी से करवाया। और ये खर्चा लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं, बल्कि 100 करोड़ भी नहीं, बल्कि 14 अरब था। फिर क्या था, राजस्थान की सरकारी कंपनी ने 1400 करोड़ भुगतान किया।
और डर के मारे राजस्थान की सरकार कांपने लगी थी। लेकिन अडानी ग्रुप का मन इतने से नहीं भरा। माना उन्होंने कहा कि आपने सड़क धुलाई का जो खर्चा दिया था वो खर्चा देने में देरी कर दी, हमें बैंक से लोन लेना पड़ा और ब्याज चुकाना पड़ा, तो अब आप ब्याज भी चुकाइए। अब जब ब्याज चुकाने की बात आई तो सरकारी कंपनी ने इनकार कर दिया। इसके बाद ये मामला जयपुर की वाणिज्य अदालत में पहुंचा साल 2020 में, और सोचिए कि सरकारी कंपनी नहीं गई जबकि उसका नुकसान हो रहा था, जनता का धन वहां से लूटा जा रहा था, वो कंपनी अदालत नहीं गई। अडानी ग्रुप पहुंचा है अदालत। इनकी ढिठाई देखिए, दादागिरी देखिए और बदमाशी देखिए तथा सत्ता से गठजोड़ का जोश देखिए। पहुंच गए अदालत, लेकिन हुआ ये कि वाणिज्यिक अदालतों में मामला पलट गया है और वहां जस्टिस दिनेश गुप्ता ने राजस्थान की कंपनी के पक्ष में यानी सरकारी कंपनी के पक्ष में फैसला सुना दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो काम अडानी के नेतृत्व वाले संयुक्त उद्यम को करना था यानी रेलवे साइडिंग का निर्माण करना था वो तो किया ही नहीं, और अपनी गलती का भुगतान सरकारी कंपनी से करवाना चाहते हैं, यानी अतिरिक्त लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, ब्याज मांग रहे हैं। ये तो गलत है। यानी जज ने पाया कि सेठ की कंपनी ने बहुत गलत काम किया। फिर क्या था? अपने आदेश में जज श्री दिनेश कुमार गुप्ता ने अडानी की कंपनी पर यानी उनके नेतृत्व वाले परसा कटे कोलियरीज लिमिटेड पर 50 लाख का जुर्माना ठोक दिया। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि राज्य सरकार CSG से दोनों संस्थाओं के बीच हुए समझौते का ऑडिट करें। यानी राजस्थान की एक वाणिज्यिक अदालत ने ऐसा आदेश दिया जो अमृतकाल में सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं निकल पा रहा था। फिर क्या था? स्क्रॉल की रिपोर्ट बता रही है कि जिस दिन श्री दिनेश कुमार गुप्ता ने यह आदेश दिया उसी दिन, जी हाँ, उसी दिन उसका ट्रांसफर राजस्थान की राजधानी से 200 किलोमीटर दूर तक कर दिया गया, यानी जयपुर से व्यावर जिले में भेज दिया गया। सोचिए, जिस दिन एक जज अडानी की कंपनी का खेल पकड़ता है, उन पर जुर्माना ठोकता है, जांच के आदेश देता है, उसी दिन बीजेपी की सरकार उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी कर देती है। ध्यान रखिएगा, वाणिज्यिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा हाई कोर्ट की सहमति से की जाती है, और राजस्थान हाई कोर्ट ने उसी दिन जज को उठाकर राजधानी से 200 किलोमीटर दूर फेंकवा दिया। यहाँ पर आप सेठ सत्ता और न्यायपालिका में आपसी गठजोड़ देखिए, खिचड़ी देखिए। सोचने वाली बात यह है कि राज्य सरकार की सिफारिश को यानी ट्रांसफर की सिफारिश को पद से हटाने की सिफारिश को हाई कोर्ट ने उसी दिन तुरंत मान लिया। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभों में कितना तालमेल है, कितनी खिचड़ी पक रही है। सोचिए ये कितना चिंताजनक है। सत्ता में बैठे लोग या सत्ता के पाले हुए सेठ लोग, हालांकि कौन किसको पाले हुए है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे तो आदमी यही कहेगा कि ना कि हम अदालत जाएंगे। लेकिन अदालत जाकर भी आप क्या करेंगे? दिनेश कुमार गुप्ता ने हिम्मत दिखाया देश की जनता का पैसा बचाने के लिए, सेठ की मनमानी को रोकने के लिए, मगर एक तो उन्हें ट्रांसफर की सजा मिली, दूसरी तरफ लगभग 2 सप्ताह बाद हाई कोर्ट ने उसे फैसले पर रोक लगा दिया है और तब से इस मामले पर सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई जनवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में होनी है। आप केवल स्पीड देखिए, जैसे ही सेठ की कंपनी के खिलाफ फैसला आता है, जांच के आदेश होते हैं, राजस्थान की सरकार जज को ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट से कहती है और हाई कोर्ट उसी दिन उनकी बात मान के एक्शन ले लेती है, ट्रांसफर हो जाता है और इसके 2 सप्ताह बाद राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा फैसले पर रोक लगा दी जाती है ना? कितना बढ़िया अमृतकाल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो करोड़ों अरबों रुपए उसी डील से कमा रहे हैं, उनके लिए 50 लाख क्या था? जुर्माना भर देते और जांच जब होती तब होती। लेकिन सवाल यह है कि सेठ की कंपनी जहां सेठ का नाम जुड़ा हुआ है, वहां पर कोई जज, कोई अदालत इतनी हिम्मत कैसे दिखा देगी कि जुर्माना लगा दे और जांच का आदेश दे दे? ये तो सेठ और सत्ता की साख पर बट्टा लग जाएगा। अब भारत की जनता के पास या उपेक्षाकृत कमजोर लोगों के पास कोई चारा, कोई रास्ता, कोई उम्मीद बची नहीं है। अब आप वो डायलॉग भूल जाइए कि मैं अदालत जाऊंगा, वहां तुमको देख लूंगा, आई विल सी यू इन कोर्ट।
वो जमाना चला गया। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश के जस्टिस अतुल श्रीधरन, जिनके फैसलों से भाजपाई सिस्टम हिल रहा था, उन्हें पहले छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर करना था, फिर उसे बदल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। आरोप लगा कि उन्होंने भाजपाई सत्ता को हिलाने वाले फैसले दिए, इसीलिए सजा दी जा रही है, क्योंकि उनकी सीनियरिटी को खराब कर दिया गया। और यहाँ भी मामला वही है, सीनियरिटी खराब करने का और कॉलेजियम से बाहर रखने का। मद्रास में वो तीसरे नंबर पर थी और केरल में 9वें नंबर पर हो जाएंगी। यानी जजों का ट्रांसफर डीएम एसपी की तरह होने लगा है और ट्रांसफर को एक सजा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर सवाल यह है कि जब देश में खुलेआम इस तरह से जजों के खिलाफ अन्याय होगा तो फिर बचेगा कौन? हालांकि बचा ही कौन है? किसान, नौजवान, पहलवान और अब तो मजदूरों की गर्दन मरोड़ने का भी स्कीम आ गया है। मनरेगा खत्म हो गया और एक ऐसी व्यवस्था लाई जा रही है जिससे देश के सबसे गरीब लोगों को भी और ज्यादा से ज्यादा गरीब बनाया जा सके। मगर सवाल यह है कि गरीब नहीं बोल रहा है, थोड़ी अलग बात है, डर रहा है बेचारा। परंतु यदि देश के जज साहब लोग इस तरह खामोश हो जाएंगे, यदि यो भी डर के चुप हो जाएंगे, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? यदि वे खुद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, अन्याय सह लेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो देश के लोकतंत्र का क्या होगा? पिछले दिनों हमने देखा मध्य प्रदेश में एक महिला जज ने वरिष्ठ पुरुष जज पर यौन शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर चीफ जस्टिस और न जाने किसको किसको पत्र लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरोपी जज को उल्टे प्रमोशन मिला तो महिला जज ने निराश होकर, हतोत्साहित होकर अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया, यानी जज से छोड़ने का ऐलान किया। और उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि यदि मैं खुद के साथ न्याय नहीं कर पा रही हूं तो लोगों के साथ क्या न्याय कर पाऊंगी? आए दिन बारी बारी से चुन चुन कर ईमानदार जजों को ट्रांसफर और सीनियरिटी खराब करने तथा कॉलेजियम में जाने से रोकने या कॉलेजियम से बाहर करने का प्रयास हो रहा है। अब न्याय करने वाले के साथ ही अन्याय हो रहा है तो बाकियों के साथ क्या होगा? मूल सवाल यह है कि जब न्याय करने वाले ही अन्याय को बर्दाश्त करके बैठ जाएंगे तो फिर आम लोगों का क्या होगा? आम लोग हिम्मत कहां से जुटाएंगे? अभी एक आध दिन पहले ही भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक निचली अदालत के जज के केस के सुनवाई के दौरान कह रहे थे कि रिटायरमेंट के दौरान जज साहब लोग, यानी रिटायरमेंट का दिन जब आने लगता है तो जज साहब लोग मरने लगते हैं, लगाने लगते हैं। यानी उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं इशारा किया। सवाल यह है कि यह भ्रष्टाचार है कि नहीं? क्या हुजूर को ये भ्रष्टाचार नजर आता है? अभी पिछली वीडियो में हमने इस मामले पर बात किया था कि ये सब भ्रष्टाचार क्यों नहीं देख पाते हैं। क्या ये भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं कि उस जज को जो अडानी सेठ की कंपनी के खिलाफ फैसला देता है, आदेश देता है, उसी की ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो भी 200 किलोमीटर दूर, और 2 हफ्ते बाद फैसले पर रोक लगा दी जाती है? क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखता? क्या इसकी जाँच नहीं होनी चाहिए? क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत इसकी जाँच करवाएंगे? क्या इस पर कुछ बोलेंगे? पिछले दिनों इसी देश की एक सर्विंग जज से बात हुई, उन्होंने ही संपर्क किया था धन्यवाद देने के लिए और कहा कि जुडिशियरी से संबंधित बहुत गंभीर चीजें आप निकाल कर लाते हैं और जो बोलते हैं हम लोग उसे झेल रहे हैं। बताने और देने के लिए बहुत कुछ है। मैंने उनसे पूछ लिया कि झेलते काहे हैं, बोलते काहे नहीं, तो उनका भी यही कहना था कि मजबूरी है, नौकरी है, परिवार है। बड़ा सवाल ये है कि जज मिलॉर्ड लोग सिर्फ अपनी नौकरी और परिवार को पालने की चिंता के कारण प्रताड़ित होते रहेंगे, अन्याय झेलते रहेंगे, तो फिर उम्मीद किससे की जाए? अब आप जरा इतिहास उठाकर देखिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करिए। यदि सुभाष चंद्र बोस ने यही सोचा होता कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलेंगे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उनसे बगावत करनी पड़ेगी, और वो तो चौथे नंबर के टॉपर न थे, आईसीएस के तो अंग्रेजी सरकार के नौकर थे, तो यदि उन्होंने सिर्फ अपनी नौकरी और परिवार की चिंता किया होता, पालने की
चिंता किया होता तो आज भारत का क्या होता। यदि महात्मा गांधी ने सिर्फ अपनी वकालत के बारे में सोचा होता तो वकालत करें, 4 पैसे कमा लें, झूठ झपट बोल करके घर चला लें, तो आज देश कहाँ होता। यदि पंडित नेहरू ने यह सब सोचा होता कि मैं भी चुपचाप काली कोट पहन के अपने परिवार को पाल लूंगा, अंग्रेजों से लोहा लेकर जेल जाने की क्या जरूरत है, यही बात सरदार पटेल सोचे होते तो आज देश का क्या होता। मगर अफसोस कि देश में हजारों की संख्या में जज हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि इतिहास की जानकारी नहीं है, परंतु फिर भी इस बात का सबूत दे रहे हैं कि भारत सैकड़ों साल तक गुलाम क्यों था। हालांकि सच ये भी है कि चुपचाप अन्याय और जाति को बर्दाश्त करने से परिस्थितियां और खराब होने वाली है। बारी बारी से सबका नंबर आएगा। राज चाचा कह के गए हैं ना कि कोई बचेगा नहीं, और कल को यदि आपके बच्चे के जन्मदिन पर, आपके घर में किसी वैवाहिक कार्यक्रम पर या किसी आपसे यूं ही कह दिया जाए कि सुबह सुबह उठने के बाद आरएसएस का गीत गा के वीडियो अपलोड करिए वरना सजा मिलेगी, तो चौंकिएगा मत। वो अमृत काल भी जल्द ही आ सकता है, बल्कि आ रहा है। वायर की इस खबर को देखिए। आरएसएस का गीत गाने से इनकार करने पर केरल के डाक कर्मचारियों को दंडित किया गया। वैसे तो आप यही जानते होंगे कि सरकारी ऑफिसेज में उनका उद्देश्य यही होता है कि जनता की सेवा करना, किसी संगठन का प्रचार मंच तो नहीं। फिर भी केरल में इस साल के क्रिसमस के आधिकारिक कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक विवादास्पद कदम उठाया गया। कहा गया कि आरएसएस का जो राष्ट्रगान है उसको गाना है। आरएसएस की एक शाखा और भारतीय मजदूर संघ से संबंधित एक संगठन ने ये अनुरोध किया था। 18 दिसंबर को पूरे केरल में डाकघर में कार्यक्रम होना था, लेकिन उसे रद्द करना पड़ा क्योंकि कर्मचारियों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम भैया आरएसएस वगैरह का गाना नहीं गाएंगे। अब आप सोचिए कि कितना दबाव बनाया गया होगा आरएसएस का गीत गाने के लिए कि कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। यदि आरएसएस का गीत नहीं तो कार्यक्रम नहीं। सीपीआईएम के नेता और सांसद जॉन ब्रिटॉन ने कहा कि क्रिसमस केवल एक सांस्कृतिक अवसर के रूप में नहीं बल्कि आस्था, समावेशता और सद्भावना की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। आरएसएस के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया को एक पत्र भी लिखा था। साथ ही साथ ये पत्र केरल के डाक विभाग के उच्च अधिकारियों को भी भेजा गया। जॉन ब्रिटॉस कहते हैं कि किसी सरकारी कार्यालय में ऐसे गीत को पेश करने की कोशिश करना जो गीत स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण वैचारिक संगठन से जुड़ा हुआ है, बहुत गलत है। ये भारत के संवैधानिक सिद्धांतों के भी खिलाफ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये तो जबरदस्ती हो रही है, अल्पसंख्यक समुदायों की आस्था का अपमान है और एक वैचारिक एजेंडे के साथ एक धार्मिक उत्सव को हथियाने और उस पर हावी होने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। अब आप दर्शक जरा बताइए, यदि आप हिंदू हैं तो बताइए, यदि कह दिया जाए कि रामनवमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में या फिर किसी भी हिंदू त्यौहार में अल्लाहू अकबर का नारा लगाना जरूरी है, या फिर सिख धर्म का कोई गीत गाना जरूरी है, या ईसाइयों का कोई धार्मिक गीत गाना जरूरी है, तो कैसा महसूस होगा? कोई संगठन कह दे उनका कि ऐसा ऐसा करना जरूरी है तो क्या होगा? सवाल यह है कि क्रिसमस के अवसर पर आरएसएस का गीत क्यों गाना जाना चाहिए और फिर इतना दबाव कि कार्यक्रम ही रद्द करना पड़े? क्या ये किसी भी रूप में संवैधानिक है? क्या ये धार्मिक आजादी का प्रतीक है? क्या ये अल्पसंख्यकों पर एक संगठित हमला नहीं है? क्या ये हर जगह पसर के बैठ जाने का प्रयास नहीं है? वैसे तो अभी इंतजार करिए, क्रिसमस डे आते आते देश के कई कोने से उग्रवादी संगठनों के कांड सामने आएंगे। कहीं चर्च पर हमला तो कहीं कुछ और। अब जरा रामराज की ये स्पेशल कहानी देखिए। 18 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया और एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। इसे लेकर आजाद ने खूब सारी आलोचना की और कहा कि ये न केवल प्रशासनिक चूक है बल्कि संविधान पर खुला हमला है। उन्होंने साफ साफ लिखा कि उत्तर प्रदेश में आस्था को संविधान से और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बिठाया जा रहा है। आजाद ने कहा कि सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है जो शहीदों और संवैधानिक पद अधिकारियों के
लिए आरक्षित है, न कि किसी बाबा या धर्म गुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए। आजाद ने लिखा कि भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं है। एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस द्वारा परेड और सलामी दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित रामराज में अब हालत यह है कि आस्था को संविधान से ऊपर और धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बिठाया जा रहा है। ये घटना बता रही है कि यूपी का शासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। ये खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र का त्याग कर रहा है। सवाल यह है कि पुंडरीक गोस्वामी हैं कौन? कौन 7 संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल है? यूपी के मुख्यमंत्री को याद दिलाना जरूरी है, इस संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है, किसी एक धर्म का सेवक नहीं। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पर विशेषाधिकार देना असंवैधानिक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में कहा गया है कि राज्य धर्म से दूरी बनाकर रखेगा, चरण वंदना नहीं करेगा। मतलब साफ है कि संविधान सर्वोच्च है और कोई धर्म नहीं और राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अब इस मामले पर जैसे ही विवाद शुरू हुआ, अलग अलग कहानी सामने आने लगी। पहले बहराइच पुलिस ने सफाई दी और कहा कि अब तक 28 पुलिसकर्मी रिजाइन दे चुके हैं। ट्रेनिंग की कड़ी मेहनत से वो टेंशन में ना आ जाएं, इसीलिए योग और मोटिवेशनल स्पीच प्रोग्राम करवाया जाता है। उसी क्रम में पुंडरीक गोस्वामी को बुलाया गया था, मगर सवाल तो ये था कि देश में बहुत जगहों पर ट्रेनिंग हो रही है, लगातार होती रहती है कहीं ना कहीं, तो क्या हर जगह ऐसे ही बाबाओं को बुलाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है? और जो वीडियो सामने आया है उसमें तो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी ही मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, सलामी दाग रहे हैं, परेड निकाल रहे हैं और कथावाचक को सम्मानित किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि कौन किसका टेंशन दूर कर रहा है, कौन थका हुआ है, पुलिस वाले या बाबा? वैसे कहानी बस इतनी ही नहीं है। और सुनिए, बहराइच पुलिस के बाद यूपी पुलिस का ये ट्वीट आया और बताया गया कि जनपद बहराइच में जो कार्यक्रम पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया वो अनाधिकृत प्रयोग है मैदान का, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ साफ कहा है कि पुलिस परेड ग्राउंड का उपयोग केवल ट्रेनिंग के लिए, अनुशासन और आधिकारिक समारोह के लिए किया जाना है और ये जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। और अब डीजीपी ने स्पष्टीकरण मांग लिया है। यानी सोचिए, यूपी में पुलिस अधिकारियों को ये लग रहा है कि हम बहुसंख्यक समाज के किसी बाबा के लिए कुछ करेंगे तो कोई विवाद नहीं होगा, बल्कि सत्ता का समर्थन मिलेगा, तभी तो अनाधिकृत काम किया जा रहा है, वरना अधिकारी डरते हैं ऐसे काम करने में। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अरे ऐसे ही रास्तों पर चलकर तो रामराज आएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।